खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चार धाम यात्रा के बाद उत्तराखंड सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा के बीच में स्थगित करना पड़ा था और अब 5 वर्षों के बाद एक बार फिर 25 जून से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार लगभग 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 50-50 तीर्थ यात्रियों के 5 दल बनाए गए हैं। इस यात्रा के दौरान कई तीर्थयात्री ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शनों के लिए भी आते हैं। 2 मई से इस यात्रा को भी शुरू किया जा चुका है और इस यात्रा के लिए भी अभी तक आपको बता दें कि 3256 यात्रियों को यात्रा के लिए परमिट जारी कर दिए गए हैं। आकर्षण पैदा करने के लिए हमने यात्रा चलाई थी और काफी वो सफल रही, क्योंकि सीधे लोग पिथौरागढ़ आकर के इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करते थे, क्योंकि पिथौरागढ़ से धारचूला काफी टफ रास्ता है। तो इसके लिए काफी आकर्षण, और ये निर्भर होता है जलवायु के ऊपर और वहाँ के जो मौसम जो है उस पर निर्भर करता है। अब ये यात्रा जो है मानसरोवर की यात्रा जो है ये यात्रा हो रही है और इसमें 250 का जो है ग्रुप जाएगा, 50-50 का 5 ग्रुप जाएंगे और ये यात्रा आगे संपन्न होगी। प्रदेश सरकार ने इस यात्रा सीजन से 25 स्थानों पर ई व्हीकल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार चार धाम यात्रा को ग्रीन यात्रा की थीम पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग और THDC के सहयोग से चार धाम यात्रा मार्ग पर 38 ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इसमें से यात्रा शुरू होने तक 25 स्टेशन शुरू किए जा चुके हैं। यात्री आसानी से अपने ई व्हीकल को चार्ज करवा रहे हैं। ज्यादातर चार्जिंग स्टेशन GMVN की प्रॉपर्टी में स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक स्टेशन पर 60 किलोवाट क्षमता के यूनिवर्सल चार्जर लगाए गए हैं, जिनमें 30-30 किलोवाट की 2 चार्जिंग गन शामिल है। अकेले जनपद रुद्रप्रयाग में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित 4 GMVN गेस्ट हाउसों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। और कहां पर कितने ई चार्जिंग स्टेशन है ये आपको बताते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मंगलौर और रुड़की, इसके बाद उत्तरकाशी और बड़कोट में भी, और सयाना चट्टी और फुलचट्टी और जानकी चट्टी में भी ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कोड़ियाला, श्रीनगर, श्रीकोट, इनमें भी चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। गौचर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, कालेश्वर, नंदप्रयाग, पीलकोटी, औली, पंडुकेश्वर, बद्रीनाथ के रास्ते पर भी बनाए गए हैं। सियाल, सोड़ और गुप्त काशी और सोनप्रयाग, घनसाली, इन सभी पर ई चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। हरिद्वार जिले में मनरेगा योजना के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। डिजिटल हाजिरी प्रणाली को चकमा देकर फर्जी मजदूरों के नाम पर भुगतान किया गया था। जांच में सामने आया है कि कई मजदूरों ने वास्तव में कोई कार्य नहीं किया था, जबकि कुछ मृत और प्रवासी लोगों के नाम पर भी काम दर्शाया गया है। इस मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 82 मेटों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि 50 से अधिक ग्राम विकास अधिकारियों और रोजगार सेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। रुड़की और लक्सर क्षेत्रों में सबसे अधिक अनियमितताएं मिली है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे के निर्देश पर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह घोटाला उच्च स्तरीय लापरवाही या मिलीभगत का संकेत देता है, जिसके लिए राज्य स्तर पर विशेष ऑडिट और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS जो है उसमें जो अटेंडेंस अपलोड की जाती है, इसमें हमारे ग्राम रोजगार सेवक हो गए, मेट हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ पे भी नरेगा के काम चल रहे हैं वहाँ पे इनकी जाके जी अनुसार उनकी फ़ोटो अपलोड की जाए। जब फ़ोटो अपलोड में हम लोगों ने उसकी जांच की तो उसमें जांच में पाया गया कि कई जगह अनियमितता है, तो उसमें हमने कुछ मेट को भी हटाया है। इसके अलावा कई ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनका स्पष्टीकरण जारी किया गया है और 1-2 दिन में स्पष्टीकरण आने के उपरांत उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सभी ब्लॉक्स का हम लोगों ने जांच किया था और सभी ब्लॉक्स में कुछ जगह अनियमितता पाई गई है। डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के लिए लिखा जाएगा उनके।
उत्तराखंड के विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बुकिंग प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस बार ठगों ने केंद्रीय मंत्रालय के नाम का सहारा लेकर कॉर्बेट की बुकिंग में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन पार्क प्रशासन की सतर्कता के चलते मामला समय रहते पकड़ में आ गया। अब इस फर्जीवाड़े में शामिल 7 लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और पार्क प्रशासन के अनुसार 11 मई को कॉर्बेट प्रशासन को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय के एक कार्यालय की ओर से 12 मई के लिए ढिकाला जोन में 2 कक्षों की बुकिंग करने का अनुरोध किया गया था। ईमेल में सरकारी तंत्र का हवाला देकर विशेष सुविधा की मांग की गई। पार्क वार्डन अमित गवासकोटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी जांच शुरू करवाई। जब ईमेल में दर्ज नामों और मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया गया तो संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। इन नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई स्पष्ट या संतोषजनक जवाब नहीं मिला। देखिए, केंद्रीय मंत्रालय के किसी एक ऑफिस का नाम से मेल प्राप्त हुई थी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कि उनको ढिकाला कक्षों का आरक्षण दे दिया जाए। इस संबंध में जब एक प्रथम दृष्टया देखा गया तो वह मेल संदिग्ध लगा। फिर जो मेल में जो नंबर प्रोवाइड कराए गए थे उनसे वार्ता की गई, तो उनके द्वारा अपनी आईडीज और उनसे मांगी गई। लेकिन जब पुनः उनसे वार्ता की गई, इस संबंध में और विस्तृत जांच की गई, तो उनके द्वारा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया जा रहा था। तो इस क्रम में जो संदिग्ध और ये ऐसे लोग थे, उनको अभी पार्क के सभी जोन में ब्लैकलिस्ट कर प्रतिबंधित कर दिया गया है और अभी प्रकरण की जांच जारी है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कहाँ के लोग थे? ये संभवतः दिल्ली निवासी लोग हैं। लगातार बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए अब साइबर कमांडो की विशेष शाखा की स्थापना की जा रही है। इसी के तहत उत्तराखंड पुलिस के भी 72 जवानों का चयन किया गया है। इन जवानों को 6 महीने का साइबर कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त दिया जा रहा है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, थ्रेट इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टोग्राफी तथा नेटवर्किंग आदि विषयों के मूल सिद्धांतों और अनुप्रयोगों के विषय में प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखंड नवनीत सिंह ने बताया कि चयनित कर्मियों को देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान, राष्ट्र फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय आदि में गहन व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे डिजिटल फॉरेंसिक, घटना प्रतिक्रिया और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में प्रशिक्षण के दौरान विकसित विशेषज्ञता के अनुसार भूमिकाएं सौंपी जाएंगी। इसमें जो इनिशियली हमारे यहाँ से साइबर कमांडो में कुछ कर्मचारियों का चयन हुआ था और 6 माह का अपना प्रशिक्षण करके इन्होंने वापस एसटीएफ में ज्वाइन कर लिया है। और विगत में जो संवेदनशीलता आई है उसको लेकर एसटीएफ और सीसीपीएस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई। और इसमें जो हमारा सीसीपीएस के अंडर में, एसटीएफ के अंडर में जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम उत्तराखंड है, वो कंटिन्यू अलर्ट पोजीशन पे है। और इसमें जितना भी साइबर रिलेटेड साइबर अटैक वाली बात आती है या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है, तो उसमें ये टीम जो है कंटिन्यू साइबर स्पेस को मॉनिटर करती रहती है। और इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है कहीं से तो उसको तत्काल उस पर रिएक्ट किया जाता है। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी की अध्यक्षता में बहादुराबाद क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के विकास व जन समस्याओं से जुड़े 37 प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा हुई। प्रमुख समस्याओं में पेयजल संकट, विद्युत व्यवस्था की खराबी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और विद्यालयों की जर्जर हालत शामिल रही। धनपुरा व मीठी बेरी गांव में जल आपूर्ति बाधित है, हैंडपंप बंद है और बेरिंग कार्य अधूरे हैं। और साथ ही साथ विद्युत विभाग पर पुराने पोल ना बदलने, झूलते तारों और अनावश्यक दस्तावेजों की मांग को लेकर सवाल उठे हैं। लाल ढांग क्षेत्र के पीएचसी में 24 घंटे चिकित्सक की अनुपलब्धता पर चिंता जताई गई। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंडे ने विभागों को समस्याबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जल निगम को वैकल्पिक जल प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया और बीडीओ मानस मित्तल ने विवाह पंजीकरण हेतु यूसी पोर्टल पर पंजीकरण की अपील की। हैदराबाद में बीटीसी बैठक प्रमुख महोदय मैडम के द्वारा की गई है, उनकी अध्यक्षता में। और मुख्यतः जो है हमारे पानी को लेके, बिजली को लेके, रोड को लेके बहुत मुद्दे आए। सभी सदस्य द्वारा भी बहुत ये मुद्दे उठाए गए हैं, जिसमें संबंधित विभाग को
आदेशित कर दिया गया है कि ससमय सीमा में कड़ाई से अनुपालन करते हुए सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। देखिए, सभी विभागों को आदेश कर दिया गया है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट बीडीसी की बैठक भी जब होगी तो उसमें सबसे पहले जो विभाग ने परिपालन किया है पूर्व में, जो उनको निर्देश दिए गए हैं, उसके बारे में ही विचार विमर्श किया जाएगा और बहुत कड़ाई से उनको आदेश किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो सभी विभाग हैं इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे। सभी विभागों के अधिकारी मौजूद किए, उसकी बाकायदा अटेंडेंस भी ली गई। उन पे कोशिश की जाएगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। क्षेत्र पंचायत सदस्य भगतानपुर आबिदपुर से हूँ। दोस्त में जो बैठक हुई थी बीडीसी की सबसे पहली, उसमें मैंने प्रस्ताव दिया था एसडीओ साहब को बूढ़ी माता पे। तो उसके बाद मैं उनसे मिला जाके, भाई मेरा काम जो है उसे कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है करेंगे। बीडीओ साहब के माध्यम से भी मैंने 2 प्रस्ताव भिजवाए, तब भी मेरा काम नहीं हो पाया। फिर मैं एसडीएम साहब से मिला, उनसे लेटर बनवाया, उन्होंने मार्क करा, उसके बाद भी काम नहीं हो पाया। आज बीडीसी की बैठक थी, इसने मुद्दा उठाया, लेकिन वो आज यहाँ पहुँचे ही नहीं। अभद्रता की है कुछ? हाँ, मैंने उनके फ़ोन किया कि जी मेरा एक काम है, इसको कर दियो, तो उस फ़ोन पे बदतमीजी करते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। सीडीओ ने क्या कहा? सीडीओ साहब ने कहा कि देखते हैं, कराते हैं काम को, बात करते हैं उनसे। तुम्हारे कहने थोड़े काम करेंगे हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। समस्या आगे पोल लगने थे और तार खींचने थे। बहुत सारे कनेक्शन है जहाँ तार ही नहीं है, ना खंभे है, बहुत दूर से केबल डाल को लाने पड़ रहे हैं हमें। बस क्या बताऊँ जी, मैं तो मिला कई बार उनसे। बीडीओ बादराबाद ने ये जो क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाई थी माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में, उस बैठक में आज बहुत सारे मुद्दे आए, जिनमें मुख्यतः हमारा स्वास्थ्य, बिजली और पानी का था। तो पानी और बिजली से संबंधित जो समस्याएं थी उनका कुछ का समय उन्होंने 15 दिन का दिया है, कुछ का 20 दिन में आश्वासन दिया है। तो अगली बैठक में मुझे उम्मीद है कि वो कार्य हमारे पूरे हो जाएंगे। इस बार हमने ये किया है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर उस लेवल के नहीं आए हैं तो अगली बार वो उस लेवल के अधिकारी आए, ताकि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए उनकी बात का उचित जवाब दिया जा सके और उनको संतुष्ट किया जा सके। देखो, समस्याएं तो नित पैदा होती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जनपद के अधिकारी इस समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और जो नहीं हो रहा उसको भविष्य में फिर आश्वासन। हल्द्वानी गोलापार के देवला तल्ला पजाया क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई प्लांटिंग पर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अवैध कॉलोनी की प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। गोलापार में प्रस्तावित हाईकोर्ट भूमि परिसर के सामने उक्त कॉलोनी काटी गई और इसमें मुस्लिम समुदाय की पूरी बस्ती बसा दिए जाने की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार इसमें आनन फानन में 111 रजिस्ट्री की गई थी, जिसमें से 109 मुस्लिम समुदाय के लोगों में रजिस्ट्री की गई थी। इनमें से ज्यादातर बाहरी राज्यों के मुस्लिम बताए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट एवं प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी के नेतृत्व में जेसीबी से ये अवैध रूप से प्लॉट ध्वस्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार लगभग 3 हेक्टेयर भूमि पर बिना अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। इस संबंध में डीएम वंदना सिंह के निर्देश पर उपजिलाधिकारी तहसीलदार ने जांच भी की थी और इसके बाद प्राधिकरण की ओर से चालान और नोटिस जारी किए थे। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए, जिनका दावा था कि उन्होंने उक्त जमीन खरीदी है और उसी पर प्लॉटिंग कर रहे थे। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने कहा कि अवैध निर्माण या प्लॉटिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बागेश्वर पुलिस ने 2 युवकों अनिल और करण कुमार को स्मैक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसओजी टीम और थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गठ भगड़ मार्ग की सीढ़ियों के पास दबिश दी, जहां दोनों संदिग्ध बैठे थे। तलाशी के दौरान अनिल के पास से करीबन 4 ग्राम से ज्यादा और करण के पास से भी 4.34 ग्राम स्मैक जो है वो बरामद हुई। दोनों ने स्वीकार किया कि वे ये मादक पदार्थ रुद्रपुर से लाए थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार करने वाली टीम को कप्तान ने 1000 रुपए नगद इनाम की घोषणा की। 9.21 ग्राम स्मैक के साथ इसकी अनुमानित लागत जो है 3.25 लाख से भी अधिक है। इस स्मैक की क्वांटिटी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभियुक्त अनिल कुमार और करण कुमार, ये दोनों बागेश्वर के निवासी हैं और इसमें एसओजी और कोतवाली की पूरी टीम ने इसमें मेहनत करके ये काम किया है। इसमें पूरी टीम को जो है 1000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है और इसमें जांच करके ये कहाँ से ला रहे थे और किनको बेचने वाले थे
इसमें पूरी सप्लाई चेन को ये करके उन पे भी कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित किया है। बागेश्वर में बिजली की स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। संघर्ष वाहिनी ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया है। कहा कि सरकार यूपीसीएल को निजी हाथों में देने की साजिश रच रही है। डिजिटल मीटर लोगों ने पहले से लगाए हैं, अब स्मार्ट मीटर के नाम से लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में वाहिनी ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाई, लेकिन विरोध के बाद योजना का नाम बदलकर स्मार्ट मीटर योजना कर दिया। पहले ही पूरे प्रदेश में डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, ऐसे में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना किसी को पच नहीं रही है। बिजली चोरी रोकने के नाम पर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई जा रही है। इसके पीछे यूपीसीएल के निजीकरण और भविष्य में इन स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड करने की सरकार की मंशा है, लेकिन वाहिनी ऐसा नहीं होने देगी। जो स्मार्ट मीटर के नाम पे उत्तराखंड की जनता को ठगने का जो काम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ पर संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन दिया है जो मुख्यमंत्री जी को प्रेषित है। और हम चाह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं जबरदस्ती, उन मीटर को लगाने पर रोक लगाई जाए और नहीं लगाने पर हम जल्द ही फिर और उग्र इसमें आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। और साथ साथ हमारी ये भी मांग है, क्योंकि बागेश्वर में लो वोल्टेज होती है, उसके बावजूद बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है लोगों के इसमें, और स्मार्ट मीटर लगने से कहीं ना कहीं ये उपभोक्ताओं की शोषण करने का मामला है। और तो हम चाहेंगे कि क्योंकि इससे कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ भी ये जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अंडानी जैसी बड़ी कंपनियों को देने का एक जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके भी हम खिलाफ है यूपीसीएल को। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो वहाँ पर कर्मचारी और अन्य अधिकारी जो काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी नौकरी का भी, रोजगार पे भी खतरा है। तो हम चाहेंगे कि इस मीटर को जो लगाया जाए उनमें तत्काल रोक लगाई जाए और जनहित में इस फैसले को वापस लिया जाए। हाँ बिल्कुल, व्यापार संघ भी इसका विरोध करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी भी जनता में इससे ही जुड़ा है, और अगर जनता को परेशानी है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी लगातार परेशानी होगी इससे। तो हम चाहते हैं कि वापस लिया जाए। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर ग्रामीण क्षेत्र ओखला कांडा ब्लॉक में सौर ऊर्जा आधारित सोलर पंपिंग लिफ्टिंग पेयजल योजना से किसानों को काफी सहायता प्राप्त हो रही है। किसानों व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है। यहां बता दें, उत्तराखंड सरकार ने किसानों और ग्रामीण के लिए पेयजल समस्या को दूर करते हुए जनपद नैनीताल के ओखल खंडा ब्लॉक के ग्राम लूगड़ में 9 रुपए, आपको बता दें यहाँ पर 9,42,000 की धनराशि से सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की है। इस योजना से गांव के 3,000 लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने के साथ काश्तकारों को सिंचाई हेतु भरपूर पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे पहले इस क्षेत्र में पानी की किल्लत होती थी, लेकिन अब राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू होने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में पानी की समस्या का जड़ से समाधान हो गया है। मैं यहाँ पर ग्राम सभा बड़ौन की तोक लूगड़ में यहाँ पर मेरा नाम गणेश सिंह बोरा, वन पंचायत सरपंच लूगड़ और भूतपूर्व सैनिक में ही हूँ मैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जो ये लिफ्टिंग योजना बनी हुई है, हमारी सरकार द्वारा यहाँ पर लिफ्टिंग योजना बनाई गई है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारी लिफ्टिंग योजना बनी हुई है, इससे सोलर पंपिंग लिफ्टिंग योजना है। इसका जो हमारा पंप है 5 HP का है, और ये हमारे करीब 500 मीटर नीचे नदी से यहाँ पर सोलर पंप बना हुआ है। इसमें ये हमारा टैंक है। टैंक में दिन में सुबह सूर्य की रोशनी आते ही यहाँ पर आते ही पानी स्टार्ट हो जाता है, और शाम को सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उसके बाद पानी बंद हो जाता है। और इससे हमारे यहाँ पर 10 लोगों को, 10 काश्तकारों को इससे लाभ मिलता है, जिससे हम पेयजल के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद इसको हम सिंचाई के रूप में भी, जो हमारी छोटी मोटी खेती साग सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे यहाँ पर के जो काश्तकारों का है, उनका हौसला काफ़ी अफजाई है और उनको खुशी है। जब से ये करीब 3 साल पहले यहाँ पर ये पंप बना हुआ है, और ये हमारी बीजेपी सरकार द्वारा यहाँ पर बनाया गया हुआ है, जिसमें इसमें लघु सिंचाई द्वारा 5 लाख की योजना, और उसके बाद हमारे मनरेगा से 4,42,000 द्वारा बनाया 4,42,000 रुपये की टोटल मिला करके 9,42,000 रुपये की योजना बनी हुई है। इसके प्लेट
नीचे नदी में बने हुए हैं, वहाँ पर 2 टैंक बने हुए हैं, वहाँ से पानी यहाँ पर आता है। और यहाँ पर जब से ये सोलर पंप यहाँ पर लगा हुआ है, तब से यहाँ पर लोग अपनी रोजी रोटी या मतलब अपनी यूज के लिए यहाँ पर मिर्च, बैगन, टमाटर और लहसुन, प्याज, अदरक इसकी खेती कर लेते हैं, जैसे अपनी जीवन यापिका कर पाते हैं। इसके लिए हम सरकार को, यानी कि अपनी सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जो है, हम इसके बारे में उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं आगे को आशा करता हूँ कि हमें और ऐसी योजनाएं मिल जाएं तो यहाँ पर और भी 1-2 जगह पंप बन सकते हैं। चमोली के सीमांत गांव माना में स्थित केशव प्रयाग में 12 वर्षों बाद विधि विधान के साथ पुष्कर कुंभ का आयोजन शुरू हो गया है, जिसे लेकर बद्रीनाथ धाम के साथ ही माना गांव में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है। केशव प्रयाग में आयोजित पुष्कर कुंभ को लेकर पैदल मार्ग का सुधारीकरण किया गया है। यहाँ पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। इसके साथ ही कुंभ के सुचारू संचालन के लिए जहां पैदल मार्ग पर पुलिस की तैनाती की गई है, वहीं संगम तट पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती भी की गई। बागेश्वर में जिला प्रशासन द्वारा आपदा से निपटने के लिए डिग्री कॉलेज मैदान में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एक मॉक ड्रिल में भूस्खलन की स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसको दर्शाया गया। मॉक ड्रिल में भूस्खलन में लोगों की दबने की सूचना फायर और पुलिस टीम को दी गई। घायलों को पुलिस और फायर टीम 108 की मदद से जिला अस्पताल लाई। सभी घायलों का उपचार किया गया। एक ही हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया, जबकि अन्य घायलों का जिला अस्पताल में उपचार कर भर्ती किया गया। इस दौरान आग लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल काशीपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें त्रिलोक सिंह चीमा, काशीपुर के मेयर दीपक बाली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान विद्यालय के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मान्य अग्रवाल ने संपूर्ण भारत में चतुर्थ उत्तराखंड राज्य में तृतीय, काशीपुर शहर व गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया। गुरुकुल स्कूल ने मान्य अग्रवाल को 10,000 रुपए की नगद राशि का पुरस्कार देकर सम्मानित किया, तो वहीं काव्य शर्मा और जयकीरत सिंह को भी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कि सेल्फ स्टडी आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। स्कूल में हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से करवाई जाती थी, चाहे वो वर्कशीट्स हो या कुछ भी क्लास असाइनमेंट्स हो, उन सब पे बहुत ध्यान दिया जाता था। तो रेगुलर प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी से अगर आप एक एक लाइन रीड करते हो एंड अच्छे से डिटेल स्टडी करते हो तो एग्जाम में फिर कुछ टफ नहीं होता है। थोड़ा मोमेंट बहुत अनबिलीवेबल भी था। मैं बहुत खुश हुई। आई वाज ओवरवेल्म्ड विद हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और जब ये सुना कि सिटी में भी टॉप करा है, वो मोमेंट बहुत अच्छा था, बहुत स्पेशल मोमेंट था। मेरा रूटीन काफी हेक्टिक नहीं था, बट मैं ये ध्यान रखती थी कि मैं कितनी भी देर पढूं बट वो इफेक्टिव हो और स्मार्ट वर्क के साथ हो। ये नहीं है कि बुक्स लेकर बैठे हुए हैं बट कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, बैलेंस्ड डे होना चाहिए एंड रूटीन अच्छा होना चाहिए। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स ने थ्रू आउट माई बोर्ड्स जर्नी बहुत सपोर्ट करा है। ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स थे जहाँ मैं बहुत डाउन फील करती थी, मुझसे सिलेबस नहीं हो पाता था, बट वही मैं टीचर्स को कांटेक्ट करती थी, डायरेक्टर मैम को, प्रिंसिपल सर ने, चेयरमैन सर ने, मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने मेरी बहुत हेल्प करी है और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैंने पीसीबी ऑप्ट करी है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एक बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी वैल्यू सीखी है। इस स्कूल ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी है, एंकरिंग में हो, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो, और मुझे सबने आगे रखा है, इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ स्कूल के। ये बहुत ही खुशी का अवसर है जिसकी लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए थे, और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक तीसरा अवसर है। इट्स लाइक गुरुकुल हैज़ अचीव्ड अ हैट्रिक। First of all, it was Khushi Singh. Then there was Riya Jindal, and now today it is Manya Sharma, who have made us all immensely proud. So ये खाली प्रतीत करता है कि कैसे हमारे। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।